हमने मेरे ख्याल है वो जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती थी ना आज वो कंप्लीट कर ली थी। लेक्चर 8 या 9 कौन-सा था? हाँ जी, हमने ये फॉर का लूप लास्ट किया था जिसमें ये टेबल्स वगैरह प्रिंट की थी और इस तरह की चीज़ें की थी। तो यहाँ से हमने शुरू करना है इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स से, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी बारीक चीज़ है। इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है? वेरी सिंपली ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस के ऑपरेटर्स हैं इनको इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट के ऑपरेटर्स कहते हो। काम क्या करते हैं ये, अगर आप लिखते हो a प्लस प्लस तो इसका मतलब ये होता है, ज़ाहिर बात है कि a इज इक्वल टू a प्लस वन। इंक्रीमेंट करता है ना, एक चीज़ को बढ़ाता है। a माइनस माइनस लिखते हो, स्पेस निकालनी इनके दरमियान में। a माइनस माइनस लिखते हो तो दैट मीन्स a माइनस वन, दैट इज फाइन। ये तो बिल्कुल सादा सी बात है ना कि ये तो है ही। अच्छा, अब इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स में पोस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट होता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकते हैं और पोस्ट डेक्रीमेंट भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। और इसी तरह से प्री इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, ठीक है? अब पोस्ट के ऑपरेटर्स ये होते हैं कि ऑपरेंड लगाने के बाद तुम ऑपरेटर लगाते हो, ये पोस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। और प्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि तुम ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर लगाते हो, ये प्री इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? तो दोनों में फर्क है, दोनों ने काम तो वही करना है, एक ही करना है कि a इज इक्वल टू a प्लस वन ही करना है। दोनों ने काम तो ये करना है कि a इज इक्वल टू a प्लस वन ही करना है। लेकिन अगर तुम ये वैल्यू कहीं पे असाइन कर रहे हो तब इनमें फर्क आता है। तो फर्क इसको देखने के लिए, समझने के लिए कुछ इस तरह से है कि अगर मैं ये कहूं कि i इज इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है? तो इस लाइन में दो काम हो रहे हैं, इसमें असाइनमेंट हो रही है और इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ये होता है कि असाइनमेंट पहले होती है, इसको ऐसे लिख लो कि असाइनमेंट इज डन बिफोर इंक्रीमेंट, यहां पे ये होता है, ठीक है? और प्री के केस में ये होता है कि होना तो वही है इज इक्वल टू a प्लस वन, लेकिन इसकी समझ उस वक्त आती है जब आप इधर भी वही करो कि i इज इक्वल टू प्लस प्लस a। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट इज डन बिफोर असाइनमेंट। ये फर्क होता है पोस्ट और प्री का, ये बहुत बारीक फर्क है, ठीक है? अच्छा, इसको देखने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंट आई इज इक्वल टू 5, इंट a इज इक्वल टू 6, और फिर तुम्हें ये बनाना पड़ेगा कि i इज इक्वल टू प्लस प्लस a। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल यही बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें सिर्फ ये होएगा कि प्लस प्लस a नहीं होएगा, a प्लस प्लस होएगा। अच्छा, इसके बाद अब जब तुम सी आउट करोगे i की वैल्यू और a की वैल्यू तो क्या होएगा, यानी जब ये कोड सेगमेंट छोटा सा रन करेगा तो इसके बाद i की क्या वैल्यू होएगी और a की क्या वैल्यू होएगी। आई की वैल्यू 7, i की वैल्यू 7, चलो करो फिर। तो ये है प्री, 7। ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ये करता है कि पहले इंक्रीमेंट करता है तो a की वैल्यू ज़ाहिर बात है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगी 7। उसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद असाइनमेंट करता है, विच मीन्स कि जो वैल्यू हो गई है अब वो असाइन करेगा उधर, यानी वो वाली भी होएगी 7। अब यही काम जरा पोस्ट इंक्रीमेंट में करोगे, क्या होता है? तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आई की वैल्यू और ए की वैल्यू, तो इसमें ये होएगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट में असाइनमेंट पहले होती है। असाइनमेंट का मतलब है कि जो भी इस वक्त ए की वैल्यू चल रही है वो पहले असाइन होएगी आई को, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 6, और उसके बाद असाइनमेंट के बाद वो इंक्रीमेंट होएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब मैं ये करके नहीं दिखा रहा, ये खुद ही चला के देख लेना, बस ये कोड सेगमेंट्स चलाओगे तो तुम्हें ये आंसर्स मिलेंगे।
अगर ना मिलें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, वरना मिलेंगे, कोई इसमें वो खास वो नहीं है। तो ये इंक्रीमेंट और ऑपरेटर डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स की कहानी है, जिसमें ख्याल तुम्हें रखना है प्री का और पोस्ट का। ये पोस्ट प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद अब काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जो ये वाले हैं इस तरह के, इनको भी तुम यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। कम यूज़ होते हैं वैसे, लेकिन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। तो ये क्या करते हैं, ये उसी तरह से जिस तरह से वो पहले वाले चल रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये करेगा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसका ये मतलब है, अगले का मतलब है x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। समझ बात की, अगले का मतलब है x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2। मेरा नहीं ख्याल कि खुद कोई इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर कहीं पे लिखे हुए देखो तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। बस इस वजह से इसको पढ़ना ज़रा ज़रूरी होता है। तो भाई चलें आगे, हमने ये लेक्चर आज करना था, वो थोड़ी सी चीज़ जो पीछे से हमारी बची हुई थी। अच्छा जी, पहली है इसमें स्विच स्टेटमेंट। तो हमने जब प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो इसके अंदर हमने ये कहा था कि इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, इफ देन के, और दूसरा जो था वो स्विच का था, इफ देन एल्स होता है ना पूरा, इफ एल्स वाला, और दूसरा जो है वो स्विच। हाँ, तो स्विच ज़रा डिफरेंट सी चीज़ है। मैं इसको समझाने के लिए लेकिन तुम्हें इफ़ के साथ ही चलूंगा। इफ़ कैसे चलता था, इफ़ ऐसे चलता था कि इफ़ के आगे एक कंडीशन आती थी, उसके बाद इफ़ की कुछ लाइंस आती थी, उसके बाद एल्स इफ़ आ सकता था, उसकी फिर कंडीशन होती थी, और फिर एंड पे एल्स आता था। और यहाँ पे आपका दरमियान में यहाँ पे कोड, आपका ये वाला कोड का सेक्शन था जो चल रहा होता था, ठीक है। कंडीशन एक ऐसी चीज़ होती थी जो या ट्रू होती थी या फॉल्स होती थी। ये इस तरीके से इफ चलता था, ये सिर्फ याद करवाना था। स्विच कुछ और है। स्विच इस तरह से चलता है कि स्विच का कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं, स्विच चलता है एक्सप्रेशन पे, ठीक है। इसका अपना कर्ली ब्रेस होता है, और यहाँ पे इसका कर्ली ब्रेस एंड पे सेमीकोलन। तो ये स्विच इस तरह से चलता है। स्विच के अंदर कई मल्टीपल केसेस आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल केस लेबल 1, केस लेबल 2, और इस तरह से काफ़ी सारे चल सकते हैं। आखिरी केस को डिफ़ॉल्ट कहते हो, ठीक है। उठा के नीचे ले जाएं। ठीक है, तो ये मेरा स्विच है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है इफ से, काम वही करता है, काम सेम है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इज एनीथिंग विच इवेल्युएट्स टू इंटीजर या कैरेक्टर। एक्सप्रेशन इधर कुछ भी हो सकता है, इज एनीथिंग विच इवेल्युएट्स टू कैरेक्टर या इंटीजर। तो उसमें कंडीशन थी, कंडीशन एक ऐसी चीज़ थी जो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो इसमें कंडीशन तो नहीं है, तो मतलब इसमें एक्सप्रेशन है ना कि कोई ऐसी चीज़ जो जिसका आंसर या एंड पे कैरेक्टर है या इंटीजर है, वो एक्सप्रेशन है। अच्छा, उसके बाद इसमें केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस, कई बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। केसेस के आगे आप लेबल लिखते हो, लेबल अगेन कोई भी इंटीजर या कैरेक्टर हो सकता है। इसके आगे ये कोलन लगना है, कोलन का निशान, और यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा केस का, और यहाँ पे इसका केस का कोड आ जाएगा। काम किस तरह से चलता है, काम वैसे ही चलता है कि एक्सप्रेशन का आंसर निकाला जाता है, जो भी एक्सप्रेशन का आंसर आता है उसको लेबल के साथ मैच किया जाता है। अगर पहला लेबल मैच हो गया, पहला कोड चल जाएगा। अगर नहीं हुआ, तो अगर दूसरा लेबल मैच हो गया, दूसरा चल जाएगा, सो ऑन। और अगर कोई मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चल पड़ता है, अगर डिफॉल्ट ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये करता है स्विच, मतलब
कंप्लीटली मुख्तलिफ है उससे, इफ से, क्योंकि इसमें कंडीशन वगैरह नहीं बनानी है आपने, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये सिर्फ उसके ऊपर चलता है, इंट और कैरेक्टर के ऊपर, तो मैं इसको कैरेक्टर के ऊपर यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास एक कैरेक्टर है चॉइस, मैं यूज़र से पूछता हूँ सी आउट प्लीज़ एंटर योर चॉइस, बल्कि उसको एक मेन्यू दे देते हैं। पहले उसको कहते हैं कि ए करे एक्शन फिल्म्स के लिए, बी करे बोरिंग फिल्म्स के लिए, सी करे, सॉरी सी तो कराएगा, सी करे कार्टून के लिए, और यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि प्लीज़ एंटर चॉइस। छोटा सा उसको मेन्यू दे दिया और उसको कहा कि प्लीज़ एंटर चॉइस, और हमने चॉइस नाम की वैल्यू इनपुट करवा दी। कॉन्सेप्ट ये है कि अब वो कहेगा कि वो सिलेक्ट करेगा कि उसने एक्शन फिल्म देखनी है, बोरिंग फिल्म देखनी है, कार्टून देखना है, जो भी है ABC में से कुछ सिलेक्ट करेगा। अच्छा, अब बेस्ड ऑन दिस हम एक स्विच बना लेते हैं। हम कहते हैं कि स्विच के अंदर हम डालते हैं चॉइस, डिपेंड्स ऑन कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया, और इसकी बेस पे हम बनाएंगे केसेस। तो हम कहेंगे कि केस ए, यानी अगर उसने ए सिलेक्ट किया है तो अब कुछ भी कर लो, मैं उसको सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूँ कि यू सिलेक्टेड एक्शन फिल्म्स। फिलहाल तो मैं सिर्फ उसको एक मैसेज दे रहा हूँ, भी आहिस्ता आहिस्ता आगे इसको बढ़ाते हैं। तो दूसरा केस कर लो बी का, तो सी आउट यू सिलेक्टेड बोरिंग, ठीक है। और इसी तरह से केस सी का हो जाएगा, कार्टून। और डिफ़ॉल्ट आपकी मर्जी है, लिखना है ना लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, लेकिन डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर ऊपर से कोई भी केस नहीं चलता तो डिफ़ॉल्ट चल पड़ता है, ठीक है। यू डिड नॉट सेलेक्ट वैलिड चॉइस, ठीक है। ये तुम्हारा एक स्विच बन गया, और इसको तुम चला के देख लो। तो बेसिकली ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि तुमने क्या सिलेक्ट किया है, तुम्हें वो वाला मैसेज नज़र आ जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है। तो हमारे सामने मेन्यू आया, हमने कहा हमने बी सेलेक्ट किया है, तो बी के साथ आ गई बोरिंग फिल्म। लेकिन बात वहाँ पे रुकी नहीं, बोरिंग तो आनी आनी थी, ये तो सबको पता है, बी करोगे तो बी में घुसेगा, बी में बोरिंग फिल्म आ जाएगी। लेकिन उसके बाद कार्टून भी आ गए, और उसके बाद ये भी लिखा हुआ आ गया। तो ये एक मुसीबत है इसकी स्विच की, ठीक है, कि व्हेन एग्जीक्यूशन enters into any केस ब्रांच, भाई केस की कितनी ब्रांचेस हो सकती हैं, जितने मर्जी केस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 केस लिख लो चाहे। अब रूल ये है कि अगर एग्जीक्यूशन किसी एक केस के अंदर आ चुकी है, देन इट विल नॉट लीव फ्रॉम हेयर, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि इट विल एग्जीक्यूट ऑल subsequent cases टू। तो इसका टेक्निकल रीजन है कि C++ की लैंग्वेज जिस तरह से बनी हुई है, वो इस तरह से बनी हुई है कि लेबल्स जो होते हैं ना, ये जो कोलन के निशान होते हैं, ये कोड पढ़ता नहीं है, कोड नहीं इसको पढ़ता। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो एक केस के अंदर घुस गया है, इस लाइन को उसने चला दिया है, अब इसके बाद वो सारी की सारी लाइंस एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो व्हेन एग्जीक्यूशन एंटर्स इनटू एनी केस ब्रांच, जब एक केस अंदर घुस गई तो बस फिर निकलती नहीं है, फिर वो सारी ही चलाती है। तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पे ये नज़र आया है कि जब तुमने सी सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल सी, तो अब पहले में तो नहीं घुसा, दूसरे में तो नहीं घुसा, सी में घुसेगा। जब सी में जाएगा तो सारी बात है कार्टून फिल्म आ जाएगी, और उसके बाद जितने भी लिखे हुए हैं वो सब चल पड़ेंगे। तो यू डिड नॉट सेलेक्ट एनी वैलिड चॉइस। क्लियर ये बात? जारी बात है, ये बात तो बिल्कुल फारिग है, मतलब ये तो नहीं अच्छी बात। तो हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक।
we use break statement to get rid of this issue. अच्छा, ब्रेक की डेफिनेशन बड़ी स्ट्रिक्ट है. ब्रेक इज यूज्ड टू टेक एग्जीक्यूशन आउट ऑफ अ लूप या स्विच. ब्रेक कंडीशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग में, लेकिन बड़ी ख़ास जगहों पे इस्तेमाल होती है. तो ब्रेक की डेफिनेशन ये है कि वो एग्जीक्यूशन तोड़ती है, एग्जीक्यूशन बाहर निकालती है, या तो एक लूप में से या एक स्विच में से. विच मीन्स कि कहीं पे भी स्विच के अंदर कहीं पे भी ब्रेक लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे स्विच खत्म हो जाता है, बाहर आ जाता है. इसी तरह लूप के अंदर कोई लूप चल रहा है, उसके अंदर ब्रेक लिखा हुआ आ गया तो लूप वहाँ पे खत्म हो जाता है, बस वो बाहर आ जाता है. ठीक है. तो ब्रेक आप लिख लेते हो कि भाई अगर मेरा पहला केस चल पड़ा तो उसके बाद मेरी एग्जीक्यूशन निकाल दो. ठीक है. और कुछ लिखने वाला नहीं है, बस ब्रेक स्टेटमेंट ऐसे ही है, ये ब्रेक है. तो इससे फायदा ये होएगा तुम्हें कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा एक ही केस चल रहा है. अगेन मतलब बस लगेगा ही, मतलब है तो धोखा ही, लेकिन बदल चलो. अब तुम बी लिखोगे तो सिर्फ आएगा बोरिंग फिल्म. हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो बी के अंदर घुसा है, उसने ये प्रिंट किया है कि यू सिलेक्टेड बोरिंग फिल्म्स, और उसके बाद उसने ब्रेक कर दिया. ब्रेक का मतलब है कि वो इस स्विच में से बाहर निकल जाता है, इस स्विच में से बाहर निकल जाता है. ठीक है, दैट्स इट. तो ये बेसिकली स्विच स्टेटमेंट है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे, इफ से, क्योंकि इसमें कोई कंडीशंस वगैरह नहीं होती. अच्छा, इंटीजर के साथ भी ऐसे ही चलता है. इंटीजर के साथ भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, मैंने कैरेक्टर में दिखाया है, कभी किसी वक्त इंटीजर में भी कर लेंगे. फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जरूरत है. ये स्विच और ब्रेक है. अच्छा, कंटिन्यू भी इसके साथ ही है. कंटिन्यू भी एक्चुअली इससे बिल्कुल मिलती जुलती स्टेटमेंट है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है. कंटिन्यू स्टेटमेंट forces the immediate next execution of the loop. ये इसकी कंटिन्यू की डेफिनेशन है, और ये ज़रा मुश्किल है. एग्जाम्पल से ही करते हैं. एग्जाम्पल बुक में भी नहीं है. काफ़ी मुश्किल है इसका एग्जाम्पल करना भी, शायद इसलिए भी शायद बुक में नहीं है. फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस. इफ आई इज इक्वल टू 50, आई इज इक्वल टू 50, तो मैं कहता हूँ कंटिन्यू, उसके बाद मैं कहता हूँ कि सी आउट. ठीक है. ये प्रोग्राम क्या करेगा? ये तो चला भी सकते हैं यार, ये तो सिंपल कॉपी करना ना. हाँ जी, क्या करेगा? मैं 100 तक नहीं जा रहा क्योंकि फिर नज़र नहीं आएगा. मैं 50 तक जाता हूँ, सिर्फ 10 तक जाता हूँ और 5 तक जाता हूँ. ठीक है. ये प्रोग्राम ये करेगा कि सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट नहीं होएगा. ठीक है. ये सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट नहीं करेगा. ठीक हो गया. अब होता ये है, कंटिन्यू करता क्या है कि कंटिन्यू फोर्सेस द इमीडिएट नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. यानी जैसे ही कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, कोड नीचे नहीं जाता, कोड वापस ऊपर चला जाता है, वो दोबारा लूप चला देता है. यानी इधर ये हो रहा था कि आई की वैल्यू 0 है, सी आउट किया, आगे चलेगा. आई की वैल्यू 1 है, सी आउट किया, आगे चलेगा. जब आई की वैल्यू 5 होती है तो लिखा हुआ आता है कि कंटिन्यू. कंटिन्यू मीन्स कि आगे नहीं जाना, बाकी लूप स्किप करना है. तो वो वहीं से उसको लूप को दोबारा घुमा देता है. ठीक है. दिस प्रिंट्स काउंटिंग फ्रॉम 0 to 100 बट स्किप्स 50.
50 skip because continue stops the loop execution and forces the next iteration. Hello? जी भाई साहब तो 50 स्किप हो जाता है बिकॉज कंटिन्यू स्टॉप्स द लूप एग्जीक्यूशन एंड फोर्सेस द नेक्स्ट आइटरेशन। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही 50 होता है तो आप पे कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, कंटिन्यू ये करता है कि लूप को दोबारा घुमा देता है, ठीक है ना, तो वो इमीडिएट नेक्स्ट आइटरेशन हो जाती है। कंटिन्यू ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता प्रोग्रामिंग में, बहुत ही कम, शायद ही कभी इस्तेमाल करो, मतलब इस पूरी किताब में अब दोबारा तुम कंटिन्यू का जिक्र नहीं सुनोगे, मुझे ये चीज़ है। तो कंटिन्यू एक ऐसा टूल है जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बात पता होना चाहिए कि हमारे पास मौजूद है। ब्रेक ऑन द अदर हैंड इस्तेमाल होता है, मतलब ब्रेक को आप यूज़ कर ही लेते हो, यूज़ वो मतलब काम की चीज़ है, काम आ ही जाती है। अच्छा जी, इसके बाद गो टू स्टेटमेंट है। गो टू में कुछ भी नहीं है बताने वाला, ये इंतहाई फजूल चीज़ है। गो टू स्टेटमेंट टेक्स कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू एनी यूजर डिफाइंड लेबल। बहुत ही फजूल चीज़ है। एक चीज़ याद रखना कि गो टू इज कंसिडर्ड पुअर प्रोग्रामिंग। आई थिंक इसके असाइनमेंट में नंबर काटता है। आई थिंक अगर आप गो टू यूज़ करके काम करो ना तो इसके असाइनमेंट में नंबर काटता है। अब काश ये पढ़ाया ही ना होता तो आपको ये मसला होता ही ना गो टू वाला, लेकिन बाल उसे पढ़ाया हुआ है कि ये एक चीज़ है जो अगर कुछ और समझ ना आ रहा हो तो गो टू यूज़ कर लो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर प्रोग्राम में गो टू यूज़ करना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो गो टू कुछ इस तरह से चलता है कि एक लेबल के साथ चलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कुछ भी है, ये मेरा सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो ये समझो कि लेबल क्या होता है। लेबल ये होता है कि मैं कहीं पे भी जाके कोड में एक निशानी लगा दूँ, ठीक है। ये मैंने N1 लिख के कोलन लगा दिया, ये चीज़ जो है ना, दिस इज कॉल्ड अ लेबल। लेबल एक स्टिकर की तरह होता है, एक निशानी की तरह होता है। तो दिस इज अ लेबल यूज टू मार्क द कोड। इसका कंपाइलर से कोई ताल्लुक नहीं है, कंपाइलर ने इसको नहीं एग्जीक्यूट करना जो आगे कोलन का निशान लगा हुआ है। ये सिर्फ एक निशानी है कि कोड के ऊपर तुमने एक स्टिकर चिपका दिया, यहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया कि इस जगह का नाम मैंने रख दिया है N1। फायदा इसका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि तुम अपने कोड में कहीं पे भी आप ये कह सकते हो कि गो टू N1, गो टू N1 खत्म। तो कोड ऊपर से चलता चलता आएगा, चलता चलता आएगा, जैसे ही वो गो टू स्टेटमेंट पे आएगा, उसके आगे तुमने लेबल लगाया हुआ है N1 का, वो सीधा जंप मारेगा N1 पे और अब यहाँ से कोड चलाना शुरू कर। दिस इज एज सिंपल एज दैट, कि इससे ज़्यादा गो टू नहीं है। और प्लीज़ गो टू कभी इस्तेमाल ना करना। बिल्कुल जब ख़त्म हो जाए ना कहानी कि यार और कोई रास्ता निकलता ही नहीं दुनिया में, तब सोचना भी तब कि यार गो टू इस्तेमाल करें, वरना रियली नहीं करना, ठीक है। और बस मेरा ख्याल ये ख़त्म हो गया। हाँ जी, ये ख़त्म है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहाँ से आगे हर चीज़ एक टॉपिक है, ठीक है। ये फंक्शंस है, पूरी एक क्लास फंक्शंस के ऊपर। उसके बाद अरेज है, पूरी एक क्लास अरेज के ऊपर। उसके बाद स्ट्रिंग्स है, मतलब अब एक एक लेक्चर करके चलता रहेगा। तो ये बुध को करवाऊंगा। बाकियों को उठा दो अगर उठा सकते हो, वरना मिट्टी पाओ, सुते हैं तो सुते रहें, ठीक है। लेकिन मैं बुध को लूँगा क्लास और इसको यहाँ तक ख़त्म करूँगा, फंक्शंस तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। वीयू भी फंक्शंस तक पहुँची हुई है ना।
मतलब लेक्चर 9 तक पहुंची हुई है ना? हाँ जी। हाँ बिल्कुल, तो वो हमने भी वहां तक पहुंचना है।